Hello students, welcome back to the journey of macroeconomics, and we're going to start with what your the limitations of the macroeconomics. हम क्या कर रहे हैं? वी आर ऑन द सम वी आर ऑन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके पहले भी हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया है, कुछ जानने की कोशिश की. एंड नाउ व्हाट विल गोइंग टू डू, विल स्टार्ट विद द न्यू थिंग, एंड दिस थिंग्स विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द लिमिटेशन. क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. अब ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्हें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये डिस्कशंस को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है. और हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस के साथ और कुछ चीज़ें फिर डिस्कस करते हैं. पे अटेंशन. सिंपल सी चीज़ें, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके पहले हमने क्या देखा, स्कोप, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ है. इसके बाद हमने क्या देखा, फिर इंपॉर्टेंस देखा प्रीवियस लेक्चर्स में कि वाई द मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वो सब चीज़ों का हमने क्या किया यहाँ पे कवर अप किया. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नथिंग बट वॉट द क्वेश्चन नंबर 4, which is nothing but the limitations of the macroeconomics. Now what are the limitations of macroeconomics? Let us try to understand this particular question's answer. Pay attention and listen carefully. Though macroeconomic policy provides the foundation for the understanding the functionings of the economy, and it is very important to the policy makers, macroeconomic theory and the models do suffer from the certain limitations. मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फाउंडेशन ऑफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिसी मेकर. इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं. देयर आर द सर्टन लिमिटेशंस ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले क्या है, फर्स्ट, द फर्स्ट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर एम्फेसिस ऑन द एग्रीगेट. देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्फेसिस किस पे करता है, एग्रीगेट वैल्यूज पे. द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एक्सेसिव रिलायंस ऑन द एग्रीगेट वैल्यू which sometimes ignores the differences that exist at a micro level. देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज. मैक्रो इकोनॉमिक्स विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है, बट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डील करता है एग्रीड. बट डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज, कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है, एक एरिया में, एक रीजन में व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, एंड वो स्टडीज़ को हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कवर अप नहीं कर पाते, एंड वो प्रॉब्लम, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर पाते. दैट इज़ नोन एज व्हाट वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इट ओनली कंसिडर्स द नेशनल इंटरनेशनल लेवल थिंग्स और एग्रीगेट वैल्यूज. व्हाट अबाउट द माइक्रो लेवल थिंग्स, what about the district level, state level activities, those things if you're going to see probably will not be covered up over here. Then after, फिर और क्या होता है, changes in the aggregates may not reflect the such differences. जैसे when there is a rise in the general price level, this rise may not take place in case of all the goods and services. अगर जनरल प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होता है, if there is an increase in the general price level, this may not take place, rise will not go to take place in case of all the goods and services, and in some cases there may be even we fall of the prices of the rise may not take place at the same rate in the case of a different goods and services. मान लो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन कौन से सेक्टर में है, इन्फ्लेशन कौन से टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज में आ रहा है, वेयर द इन्फ्लेशन इज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्योंकि हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बोला है कि हाँ इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस कौन से कमोडिटी का बढ़ रहा है. नाउ विच कमोडिटी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, आर यू गेटिंग इट, विच कमोडिटीज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दैट इज नथिंग बट एग्जैक्टली ऑफ जनरल प्राइस लेवल. तो हो सकता है वो फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हों, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स एंड अदर सेक्टर के कमोडिटीज़ जो हैं, इंजीनियरिंग कमोडिटी, ऑटोमोबाइल कमोडिटीज़, फार्मास्यूटिकल कमोडिटीज़, इनके प्राइसेस में इन्फ्लेशन नहीं आया हो. तो हो सकता है सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे, बाकी सब में प्राइसेस फॉल, देयर इज़ अ फॉल डाउन इन द प्राइसेस. सो कुछ भी हो सकता है. तो वो ऑल द पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पे कवर अप नहीं करते, सिर्फ ओवरऑल चीज़ें देखते हैं इन डिटेल, एक एक फैक्टर, एक एक कमोडिटीज़ को कंसिडर नहीं करते. दैट इज़ नथिंग बट द एम्फेसिस इज ओनली ऑन द एग्रीगेट, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. सेकंड, there is a conflict between the macro and
micro interest. Macroeconomic policies are designed to the benefit the nation as whole. Sometimes this may be done at the cost of the interest of the micro units in the some sector. हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं. जब हम ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं, जब कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स के बारे में हम ना सोच रहे हो. जैसे गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस होते हैं, देयर आर द सर्टन डिसीजंस जो पूरे इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ सेक्टर्स के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए इट इज़ नॉट गुड. There are the few decisions of the government also, there are the few studies of the macroeconomics which is good for the overall economy, but it is not good for the few sectors. तो वो सिचुएशन में क्या होता है, few sectors will going to suffer from the same. And for example, the interest rate is lowered to the benefit the business sector by reducing their cost of the borrowing. However, lowering of the interest rate can lead to an increase in the credit creation, which will result in the higher purchasing power and inflation. हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया, कम कर दिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से बेनिफिट किसको मिला, बिजनेस सेक्टर को मिला. क्यों, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कम हुआ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे. लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट विल बी द नेगेटिव इम्पैक्ट. द नेगेटिव इम्पैक्ट विल गोइंग टू बी व्हाट, कि इससे मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मार्केट में क्रेडिट बढ़ेगा, सबके पास ज़्यादा पैसे आएंगे. इफ़ मोर फ्लो ऑफ अ क्रेडिट और मोर फ्लो ऑफ अ मनी विल गोइंग टू टेक प्लेस इनटू द मार्केट, तो उससे क्या होगा, सबका परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन. सिंपल सी बात है, अगर बैंक ने लोन लेने के लिए, इफ़ द बैंक हैज़ डिक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक हैज़ लोअर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गोइंग टू फॉल, नाउ इन सच अ सिचुएशन व्हाट विल गोइंग टू टेक प्लेस, क्या होगा. सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो सब ज़्यादा पैसे बोरो करेंगे बैंक से. जब सब ने ज़्यादा पैसे बैंक से बोरो करने चालू करने हैं, तब क्या होगा, सिंपल, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ अ मनी विल गोइंग टू टेक प्लेस. इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे. जब मार्केट में पैसे ज़्यादा आएंगे, सबके पास पैसे रहेंगे, तो दे विल गोइंग टू डिमांड द गुड्स एंड सर्विसेज इवन एट अ हायर प्राइस. तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है. तो एक सिचुएशन को आपने सॉल्व किया तो दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ पे खड़ी हो जाती है. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ ओनली द थिंग विच इज़ देयर इन द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल. इन्फ्लेशन विल रिक्वायर्ड अ हाउस होल्ड एंड बिजनेस टू मेक द माइक्रो लेवल एडजस्टमेंट्स, जो कि क्या होगा, इट विल बिकम अ प्रॉब्लमैटिक फॉर देम टू फोकस ऑन देयर कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. एंड इन अदर वर्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आर ऑफन टू जनरल टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स एंड द सेक्टर. तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मैक्रो लेवल की चीज़ें जो है माइक्रो लेवल को इम्पैक्ट करती हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए. फिर आता है आपका इग्नोर्स द वेलफेयर. क्लास, जहाँ हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू द मनी. जब इकोनॉमिक्स की बात होती है, इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द प्योरली रिलेटेड विद व्हाट, it is related purely with the amount of money. So when we talk about the amount of money, that is nothing but what, exactly the economics. But जहाँ पे पैसे आता है वहाँ पे वेलफेयर नहीं आता. तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज दैट they do not value the judge, they do not value judge and prescribe, but only describes the economic phenomena as they are. And critics of this classical macroeconomics believes that the policy based on such models are often not welfare oriented. कौन से पॉलिसीज पे, कौन से प्रिंसिपल्स पे, do not value judge and prescribe but only describes the economic phenomena as they are. Means we are only understanding the economy, not we are using the economic problems, not we are using the economic theory or economic model for the welfare of the society. इकोनॉमिक वेलफेयर करने के बारे में हम सोचते नहीं है, सिर्फ हम इकोनॉमिक के परफॉर्मेंसेस को, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं. That is only the case which it wanted to talk. However, the Keynesian approach to the macroeconomic theory tries to overcome this criticism by advocating that the government need to take care of the economy and the social welfare through their budgetary policy. Classicals का कहना अलग है और केन्स का कहना अलग है. क्लासिकल्स का कहना है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, हमें आपस में कुछ करना पड़ेगा. लेकिन केन्स का कहना क्या है कि गवर्नमेंट विल गोइंग टू प्ले द मेजर रोल, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक ऐसी है जो दोनों चीज़ें देख सकती है, इकोनॉमी भी देख सकती है और वेलफेयर भी देख सकते हैं. तो गवर्नमेंट विल गोइंग टू परफॉर्म द थिंग्स. गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट विल गोइंग टू ग्रो द इकोनॉमी, ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट विल गोइंग टू प्रोवाइड द वेलफेयर फैसिलिटीज टू द सोसाइटी, to the peoples of the society. That is what exactly the conflict or the limitation of a macroeconomics, कि एक इकोनॉमी कुछ और एक्सप्लेन कर रही है, दूसरे इकोनॉमिस्ट कुछ और एक्सप्लेन कर रहे हैं.
और दोनों मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ द मनी। अब नया लिमिटेशन क्या है, व्हाट एज द लिमिटेशन इज, व्हाट एज द बैड इफेक्ट और द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नथिंग बट द रोल ऑफ अ मनी, रोल्स प्लेड बाय द मनी। मनी कौन सा रोल प्ले करता है? सिंस द मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द हेटेरोजेनियस क्वांटिटीज लाइक अ कंजम्पशन, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, द कॉमन मेजरिंग रोड यूज्ड इज मनी। चाहे वो आपका कंजम्पशन हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सब चीज़ों को एक ही चीज़ में मेजर किया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ मनी। हम क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ अ मनी डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, विच आर बोथ सब्जेक्ट टू द चेंजेस। और आपका मनी किस पे डिपेंड करता है? इन्फ्लेशन पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मनी क्या होगा, वैल्यू ऑफ अ मनी विल गोइंग टू फॉल, और वहाँ पे क्या होगा, आपका कंजम्पशन कम होगा, सेविंग कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, ये सब चीज़ें क्या होंगी, कम होते जाएंगे। सो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, द ऑब्वियसली दिस थिंग्स विल ऑटोमेटिकली विल गोइंग टू गो डाउन। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे द फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन पे क्या होगा, इन्फ्लेशन विल गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस, एंड जिसके पास है दे विल गोइंग टू स्पेंड, दोज हु डोंट हैव द मनी दे विल नॉट गोइंग टू स्पेंड। सो दिस विल गोइंग टू इम्पैक्ट द कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़। तो रोल ऑफ अ मनी ऑल्सो इट समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेजर एंड कंपेयर द मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ अ मनी इटसेल्फ कीप्स चेंजिंग। अब कौन से वैल्यू पे हमें, which values we will going to consider, at what price we will going to consider the national income, because वहाँ पे इन्फ्लेशन भी यहाँ पे आया हुआ है। तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हमें क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। व्हेन विल गोइंग टू रिमूव द इन्फ्लेशन इफेक्ट फ्रॉम द नेशनल इनकम और द जीडीपी, दैट इज नथिंग बट विल गोइंग टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी के पहले के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इट इज़ नथिंग बट द वर्थलेस फॉर अस, बिकॉज वैल्यू ऑफ अ मनी प्लेज द it will not going to play the good impact over here. नेक्स्ट वन इज़ वॉट, मिसमैच विद द रियलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल जो है से एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये जो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेंगे। हमने क्या किया है, हाँ ये थ्योरी हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये चीज़ें हमारी क्या हो, अजम्पशन हो, कि ये हमारा अजम्पशन है, ये चीज़ें अज्यूम करो कि ये कांस्टेंट है, ये चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये सब अगर पॉसिबिलिटीज़ अगर कवरअप करके चलोगे, अजम्पशन कवरअप करके चलोगे, तभी आप थ्योरी यूज़ कर सकते हो। वरना प्रैक्टिकल्स, in the practical life we will not be able to use any of the theory of the economics. तो यहाँ पे क्या है, that is macroeconomic model based on the unrealistic assumptions are criticized for being far removed from the reality and therefore have a limited application. यहाँ पे इनका एप्लीकेशन क्या, लिमिटेड हो जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो टू द मॉडल्स आर टू एब्स्ट्रैक्ट एंड द मैथमेटिकल टू बी एबल टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द रियल वर्ल्ड, and that's why it assumes the linear cause effect relationship between the variable. However in real world such precise and linear relationship may not be seen. यहाँ पे हम सोचते क्या हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर आर द मैनी वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ को क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वॉट एग्जैक्टली द सिचुएशन, जो रियलिटी में हम यहाँ पे कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। So that's why the practicality and the theory both are different over here. इसलिए ये क्या है, this is one of the limitation. Next one is nothing but the limited application to the developing economy. अब जो J.M. Keynes ने जितने भी concept दिए हैं, whatever the models, theories which the J.M. Keynes has given in the macroeconomics, all the theories, all the models are related to what your developed economy. जो developed economy है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे use कर सकते हैं। जो developed economy है क्लास, वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे द लिमिटेड एप्लीकेशन, दैट इज लिमिटेड एप्लीकेशन टू द डेवलपिंग इकोनॉमी, इट मीन्स मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एप्लीकेबल टू द डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। जो इसके एप्लीकेशन कहाँ पे नहीं है, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में इसके एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड होते हैं। क्यों? जैसे द थियरी ऑफ अ बिजनेस साइकिल अज्यूम्स दैट द इकोनॉमी इज इंडस्ट्रियलाइज्ड। इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइज्ड होनी चाहिए। नाउ इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी में, और डेवलपिंग इकोनॉमी अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। और अंडर डेवलप्ड में तो इंडस्ट्री होती ही नहीं है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, जितने भी पॉपुलेशन होते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं, सब के सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड द सच
these theories cannot explain the movement of the national income in the agrarian and non capitalist economy. That's why यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाता है आपका, फेल हो जाता है एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स इनटू द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में. ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ही है. सो दिस इज हाउ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव कंप्लीटेड द लिमिटेशंस ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके पहले हमने स्कोप कंट्रोल स्कोप किया हुआ है, इंपॉर्टेंस वी हैव कवर्ड एंड दी नाउ द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ नहीं हो पाता है शायद कहीं पे भी, बिकॉज हमारी कंट्री भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है. आवर कंट्री इज ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन आवर कंट्री, but still we'll try to understand the concepts of a macroeconomics and we'll going to see the impact of these theories, effect of these theories on our economy, that is the Indian economy. So जैसे जैसे हमने चैप्टर्स आगे बढ़ाने हैं वैसे वैसे मज़ा बहुत आएगा. So now what we'll going to do, just simply objectives देख लेते हैं and then we'll going to wind up with the session. So pay attention and listen carefully. Now we're going to start with the objectives. Choose the correct option from the alternatives provided. जरा ध्यान देना. Come to the question. First question. The following is not a subject matter of the macroeconomics. Now you tell me, out of this which one is not a subject of the macroeconomic? अब macroeconomic में से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? देखो नेशनल इनकम कहाँ पे आता है? नेशनल इनकम आपका आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. यस. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिंगल कमोडिटी, देखो ये माइक्रो लेवल है. दिस इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बिजनेस साइकिल और जनरल प्राइस लेवल ये भी क्या है आपके, दिस इज ऑल्सो द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो ये भी कहाँ पे, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ओवर हियर. कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज नया एमसीक्यू. वन ऑफ द मेजर अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल स्कूल्स, क्लास वन ऑफ द मेजर अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल स्कूल इज. नाउ विच वन इज वन ऑफ द मेजर अजम्पशन ऑफ अ क्लासिकल स्कूल, जरा देखते हैं. क्लासिकल स्कूल्स का कहना क्या था, गवर्नमेंट इंटरफेयर करनी नहीं चाहिए मार्केट में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में मिलकर नेगोशिएट करके पूरी इकोनॉमी चला सकते हैं. लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉजेज द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं. गवर्नमेंट फिजिकल जहाँ पे गवर्नमेंट है, नो. एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन कैन एग्जिस्ट टुगेदर, नो. What is the major assumption of classical schools? Economy will be in the full employment equilibrium in the long run. इनका कहना क्या है कि लॉन्ग रन में पूरी इकोनॉमी क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे होगी, जहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन है कंट्री में सबके पास क्या होगा, अपना जॉब होगा, सब किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. नेक्स्ट इज व्हाट, केन्शियन थ्योरी. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, the Keynesian theory is not based on the which of the following assumption. देखो केन्स की थ्योरी कुछ assumptions पे बेस्ड है. अब वैसी कौन सी assumption है जिसके ऊपर बेस्ड नहीं है केन्स की थ्योरी? सबसे पहला, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मार्केट कैन फेल. यस, केन्स ने बोला है कि मार्केट कभी भी फेल हो सकता है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन. देखो जेएम केन्स ने क्या बोला है, क्लासिकल्स ने बोला गवर्नमेंट इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जेएम केन्स ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसलिए ये क्या है, दिस इज एन अजम्पशन. दैन एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस द नेशनल आउटपुट. यस, एज पर द जेएम केन्स नेशनल आउटपुट आप क्या डिटरमाइन करता है, एग्रीगेट डिमांड. अब आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसको किसने दिया था, दिस स्टेटमेंट हैज़ पास्ड बाय द जेबी से. अब ये जेबी से कौन है, जेबी से आपका क्लासिकल थॉट्स में आते हैं. जेबी से इज द इकोनॉमिस्ट ऑफ योर क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द Keynesian theory, so that's why the option A is correct. Next one, which of the following schools of a thought in the macroeconomic focus on the role of a money supply and central bank? देखना जरा, देखो तीन सिचुएशंस आपको बताए थे मैंने, क्लासिकल, केन्शियन एंड पोस्ट केन्शियन. क्लासिकल्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं, केन्शियंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहते हैं, और जो पोस्ट केन्शियंस थे दे वर फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ अ मनी. मतलब उनके लिए गवर्नमेंट से ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, विच थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट द रोल ऑफ अ मनी. सो मनी मीन्स व्हाट, दैट इज मनी सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक. सो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नहीं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं, क्लासिक केन्शियन स्कूल्स नो. दैट इट वॉज हु, इट वॉज मॉनिटरिज्म, मॉनिटरिस्ट. दे वर फोकसिंग ऑन द
एक्टिव रोल ऑफ अ मनी सप्लाई एंड द सेंट्रल बैंक। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सेंट्रल बैंक और मनी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है एज पर दैम। नेक्स्ट वन, which branch of the macroeconomics specially focuses on the problem of the developing economies? Which branch of the macroeconomics specifically focuses on the problem of a developing economy? Obviously development economics, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरीज और ट्रेड साइकिल ये सब फोकस नहीं करती। इकोनॉमी को अगर आपको डेवलप करना है तो कौन से थीरीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के थीरीज को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इंडिकेट्स हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड? इसमें से कौन सा, विच वन इंडिकेट्स द नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा इंडिकेट करता है? ऑब्वियसली जीडीपी नहीं, पर कैपिटा नहीं, जीएनपी नहीं, एनएनपी नहीं, व्हाट एग्जैक्टली योर नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंडिकेट्स द मेजरमेंट ऑफ द हाउ इन्फ्लेशन नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट वन, नाउ दिस वन, दिस स्टेटमेंट इफ यू गोइंग टू सी, देखो स्टेगफ्लेशन कहाँ पे आया था? सबसे पहले आया था आपका यूएस डिप्रेशन, और इस यूएस डिप्रेशन को किसने सॉल्व किया था? केन्शियन थ्योरी ने। फिर इसके बाद क्या आया? स्टेगफ्लेशन। स्टेगफ्लेशन को किससे सॉल्व किया हमने? स्टेगफ्लेशन को मॉनेटरिस्ट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी से नहीं, वी सॉल्व इट विद द सप्लाई साइड कॉस्ट पुश थ्योरी। दिस थ्योरी वी हैव यूज्ड फॉर सॉल्विंग द सिचुएशन ऑफ stagflation into the economy. Then the next one, which of the following is not one of the limitation of macroeconomics? अब भी किया हमने, इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है आपका कहाँ का? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो दे आर अनेबल टू स्टडी द एग्रीगेट मेजर्स एज पर्टेनिंग टू द इकोनॉमी, ये जो है आपका वन ऑफ द लिमिटेशन नहीं है। बाकी मॉडल्स एंड थ्योरीज आर एब्स्ट्रैक्ट एंड मैथमेटिकल, यस, डज नॉट अकाउंट मैक्रो लेवल, हाँ माइक्रो लेवल के डिफरेंसेस को ये अकाउंट नहीं करता, ये भी एक लिमिटेशन है। प्रिस्क्राइब्स द पॉलिसीज दैट आर टू जनरल टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यस, यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा प्रॉब्लम का, आपको इन जनरल सॉल्यूशन मिलेगा सभी प्रॉब्लम्स का। तो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए हर एक केसेस में, वो ये हो कि यहाँ पे मैक्रो लेवल पे आपको मिलेगा नहीं। व्हेन यू वांटेड टू स्टडी द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैक्रो लेवल पे होता नहीं है। तो ये तीनों क्या होते हैं? लिमिटेशंस है, एंड दिस वन इज नॉट अ लिमिटेशन। नेक्स्ट वन, द नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देयर कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो, यस, यहाँ पे एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक असम्पशन, नहीं, रियलिस्टिक असम्पशन पे कोई, दिस इज नॉट एनीथिंग विच इज डिपेंडेंट मोस्टली। तो विच वन इज द आंसर? द आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर है? क्यों? क्योंकि क्लासिकल मॉडल जो है आपका ये बेस्ड होता है आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे, जो कि हमने रीड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट ऑब्जेक्टिव of your MCQ. Which of the following statement brings out the importance of a macroeconomics? Macroeconomics important क्यों है? ऐसा कौन सा statement बता रहा है? It used to understand how the individual makes the choice? नहीं। क्यों? क्योंकि माइक्रो लेवल आ गया। क्यों? क्योंकि हम बात करें, जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल की बात कब करते हैं? जब मैक्रो लेवल नहीं, जब माइक्रो लेवल होता है, MICRO, माइक्रो लेवल। B, it gives the importance to the conditions on which the maximization of the firm depends on the profit, नहीं, maximization of the firm's profit एक individual firm के profit के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। then it is primarily concerned with the value of the determination of a goods and the factors of production। देखो goods और factors of production की वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट होती है? इसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो कि है किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर में था। and it helps to understand the business environment, yes, macroeconomics helps us to understand what business environment of the any particular nation। ठीक, इसके बाद the next one is what? Now nothing is given, so this is how we have completed the objective parts and the limitation of a macroeconomics in this chapter. In the next chapter we are going to start with the most important topic, the most important topic
दैट इज़ नथिंग बट वॉट द नेक्स्ट चैप्टर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे. टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर एंड देन we are going to start with the new chapter in the next section. So what all of you will go to do, simply we will go to revise the, you will start reading the newspaper, general current affairs, और क्या किस इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेते रहना है. टिल द टाइम यू विल गोइंग टू डू दैट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.